नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। प्रदेशवासियों के लिए बेहद खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं मैं, जहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर। कोरोना के बीच में विधानसभा सत्र की चिंता को लेकर यह बड़ी खबर है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की जगह नहीं है। विधानसभा स्पीकर ने इसको बड़ी समस्या बता दिया है। विधायकों पक्ष विपक्ष चाहता है कि सहयोग इसमें किया जाए। स्पीकर की तरफ से ये कहा गया है। अलग अलग पहलुओं पर विचार हो रहा है। देहरादून में बुधवार को आए हैं 170 कोरोना केसेस। 23 से 25 सितंबर तक का होना है विधानसभा का सत्र, लेकिन बैठने की जगह ना बन पाने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। चिंता बनी हुई है। देहरादून से बड़ी खबर। मंडप है, उसकी कैपेसिटी 70 विधायकों की है और सिटिंग अरेंजमेंट भी वैसे ही है और वो जो क्षेत्रफल कहें या जो भी उसका व्यास कहें वो भी लगभग उतना ही है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। यानी कुल मिला के मैं सभी का सहयोग चाह रहा हूँ और यदि सभी का सहयोग मिला तो हम बहुत अच्छा सत्र यहाँ पे संपन्न कर पाएंगे। राजधानी देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 23 से 25 सितंबर के 3 दिन का सत्र का आयोजन कैसे किया जाए, इसको लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। 70 विधायकों को किस तरीके से विधानसभा में बैठाया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, कितने कर्मचारी मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि 70 विधायकों के बैठाने की स्थिति विधानसभा के अंदर के हॉल में नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग जब नियम फॉलो होगा तो और भी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो विधानसभा स्पीकर का कहना है कि तमाम अलग अलग बातों को लेकर विचार किया जा रहा है। वो सभी का सहयोग चाहते हैं, फिर वो चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, पत्रकारों का हो और सुरक्षा कर्मियों का हो। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे, विधायक मौजूद रहेंगे और संक्रमण जिस तरीके से देहरादून में बढ़ रहा है उसको लेकर चिंता है। तो किसी भी माननीय की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता और ये इसी बात ने सबसे ज्यादा चिंता इस समय बढ़ाई हुई है कि सत्र आखिर होगा तो होगा कैसे। हालांकि विचार इस बात को लेकर भी चल रहा है कि कुछ विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाए। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। बीजेपी में विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी हो गई, जिसके बाद उनकी हनक एक बार फिर से देखने लगी है। कारों के लंबे चौड़े काफिले के साथ चैंपियन फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कैसे कार के सनरूफ वाले हिस्से में वो खड़े हुए हैं और खुलकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको यहां बताएं कि इस काफिले में कानून की भी जमकर धज्जियां उड़ी हैं। 2016 के उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक फैसले में राज्य में पुलिस, एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर गाड़ियों में हूटर या फिर सायरन लगाना बैन है। अगर सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है। तो देखिए, बिना डरे काफिले की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चैंपियन एक बार फिर से नजर आए। उनकी 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी विधायक चैंपियन के काफिले में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों हूटर बजाती गाड़ियां दौड़ती दिखी। ड्यूटी पर तैनात प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल जो है वो बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई नजर आई। तो विधायक चैंपियन की बीजेपी में वापसी को लेकर अब कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को निशाने पर लिया हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कहते हैं कि ये सिरे से बदतमीजी है, बदतमीजी के चैंपियन हैं। चैंपियन, सुनिए उन्हें। कौन सा थर्मामीटर बना लिया कि क्या नाम चैंपियन जी के लगाया और उन्होंने देख लिया तो सारी चीज़ें ठीक हैं। अब वो शराब भी नहीं पीते हैं। अगर ऐसी बात उन्होंने कही है तो अभी तो कहते हैं ना, वो बेचारे बहुत दूरगामी वाले हैं ना। वो दशरथ का पाठ करते हैं, रामलीला में हो ना हो, उन्होंने पाठ करते करते दशरथ जी पैदा हो गए हों, उन्होंने कह दिया अब सब ठीक है, सब क्लीन है। तो उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप विधायक प्रणव चैंपियन को बदतमीज कहते हैं। बदतमीजी के चैंपियन है। कहां भाजपा में चले गए तो क्या करेंगे, एरावत हाथी हैं, अपनी फौज पर चढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे।
ये जो चैंपियन हैं, अपने आप को चैंपियन कहते हैं, प्रणव चैंपियन, ये चैंपियन वैम्पियन कुछ नहीं है, बदतमीजी के चैंपियन हैं। आज तक का जो इनका रिकॉर्ड है, कहीं पर इन्होंने कोई किसी को इज्जत दे दी हो ये दिखाई नहीं देता। और भाजपा ने उनको फिर ले लिया है। एरावत हाथी लौट कर आ गया। ये क्या करेंगे? ये तो यही करेंगे, अपनी ही फौज पे चढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे। तो बद्रीनाथ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेंद्र भट्ट ने कुंवर प्रणव चैंपियन के द्वारा अपने स्वागत में सायरन बजाती गाड़ियां, राइफल के साथ समर्थकों के प्रदर्शन का जायजा जब लिया, उसको जायज बताया। भट्ट का कहना है कि चैंपियन ताकतवर जनप्रतिनिधि हैं और लगातार चुनाव जीतते हैं। भट्ट ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि 13 महीनों तक बीजेपी से निष्कासित चैंपियन की वापसी का आधार क्या था। कुंवर प्रणव चैंपियन एक जनप्रतिनिधि है, 4 बार से जीते हैं और जिला पंचायत में भी बार बार जीत रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी सदस्य रही हैं उसमें। और जब उनका भाजपा में वापसी हुई तो उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, लोग स्वतः आए हैं। और जब एक उत्साह होता है कि जनप्रति के प्रति, ये ठीक है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उनका जो बयान थे, जो वक्तव्य थे, उस कालखंड के जब वो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके गुणोत्तक सुधार हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 2022 के चुनावों से पहले बीजेपी ने अपने बगावती नेताओं पर घर वापसी के दरवाजे खोल दिए। ऐसे नेताओं के स्वागत के लिए पार्टी अब रेड कार्पेट बिछाने की तैयारी है। आखिर क्या है इसकी वजह, आप देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में हुए 3 चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को धूल चटा चुकी आम आदमी पार्टी की पहाड़ में एंट्री से बीजेपी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हुई है। शायद यही वजह है कि बीजेपी 2022 से पहले अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी है, जिसका पहला नजारा निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पार्टी में वापसी पर दिखा। दरअसल चैंपियन के घर वापसी कई निष्कासित नेताओं के लिए बीजेपी के बंद दरवाजे खोल चुकी है। चैंपियन जी ने पार्टी के सामने और हाईकमान के सामने पूरा ये स्वीकार किया कि मैं पार्टी की लिखित रूप से दिया कि मैं पार्टी की मर्यादित जो भी पार्टी की क्रियाकलाप होंगी उनके अनुसार मैं चलूँगा। तो पूरा उनकी वापसी पार्टी हाईकमान ने की है। अन्य नेता भी ये संभव है, ये मेरा कहना तो अभी उचित नहीं होगा, लेकिन हाईकमान और पार्टी नेतृत्व तो तय करेगी, कोर कमेटी, कि जो लोग पहले अपने कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर गए हैं या जिन्हें निष्कासित किया, उनका निष्कासन वापस हो सकता है। दरअसल विधानसभा और फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में कुमाऊं और गढ़वाल से बीजेपी ने 2 दर्जन से ज्यादा जमीनी नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया था, जिनकी एक कर घर वापसी की संभावना है। हालांकि कांग्रेस फिलहाल चैंपियन की वापसी को लेकर हमलावर है। प्रणव चैंपियन के वापसी के सवाल पर तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस प्रकरण ने भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र दोनों का पर्दाफाश किया है, तो इससे अधिक मैं नहीं कहूँगा। दरअसल बीजेपी में कई नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने का आरोप लगा था, जिनकी वापसी के दरवाजे अब खुलते दिख रहे हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2022 से पहले कांग्रेस एकजुट होने की बात कर रही है, लेकिन पार्टी में अंदरूनी कलह जो है गाहे बहाए सामने आ ही जाती है। एक बार फिर से किशोर उपाध्याय के बयानों के बाद एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने बीते 10 दिनों में पार्टी सिस्टम और 3 बड़े नेताओं पर कई सवाल खड़े किए हैं। कुछ नेताओं को लेकर किशोर उपाध्याय ने यहां तक कह दिया है कि गलत नेताओं पर निवेश नहीं किया जाना चाहिए। अब कई बार हम गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, नुकसान होता है ना। हमने एक मुख्यमंत्री पर कांग्रेस पार्टी ने इन्वेस्टमेंट किया और वो जो है वो फसल खराब हो गई, तो वो फसल खराब हो गई तो पार्टी को नुकसान हो गया। उन लोगों पर इन्वेस्टमेंट किया तो गलत लोगों पर किया। वहीं इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन पर किया है, इसलिए 2022 में जीत की कोशिश में लगे हैं। वहीं प्रीतम सिंह का कहना है कि किशोर उपाध्याय बड़े नेता हैं, जबकि वो एक छोटे कार्यकर्ता हैं और जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें जो दी है उसे निभा रहे हैं। बहुत सही कहा है कि जो इस समय हैं सक्रिय कांग्रेस के अंदर, उनमें कांग्रेस ने सर्वाधिक मुझ में ही इन्वेस्ट किया है। मैं तो एक बहुत ही सामान्य घर से आया। 2022 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी होगी, कांग्रेस सरकार बनाने का काम करेगी और इसमें कांग्रेस का एक साथी पूरे मनोयोग से जो है लगा हुआ है। मुझे यकीन है, भरोसा है
कि हम सब लोग साथ में मिलकर के इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस में अंदरूनी कलह कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर उपाध्याय के बयानों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2022 में कांग्रेस इससे कैसे पार पाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं आपको अब बताएं कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को किशोर उपाध्याय के पार्टी नेताओं पर इन्वेस्टमेंट के बयान पर जवाब दिया। इंदिरा ने कहा कि इन्वेस्टमेंट कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, लिहाजा वो किशोर से इसके मायने पूछेंगी। साथ ही उन्होंने चुटकी लेने के अंदाज में ये बात भी कही कि 2022 में किशोर जीत कर आएंगे तो पार्टी उन पर भी इन्वेस्ट करेगी। 2 टर्म एमएलए रहे और मंत्री भी रहे नारायण दत्त तिवारी की सरकार में। अब इत्तेफाक से वो अपनी विधानसभा से नहीं लौट पाए। हमें उम्मीद है इस बार वो जीतेंगे और सरकार बनेगी तो इन्वेस्ट उन पर भी होगा मुझे लगता है। और वैसे इन्वेस्ट की भाषा मुझे कुछ जमी नहीं, मैं उनसे भी बात कर दूंगी। बिल्कुल, आपका स्वागत है। नीट या जी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अभी खबर है। उनका कहना है कि एग्जाम तय वक्त पर हो जाने चाहिए क्योंकि सवाल भविष्य का है। पूरा एकेडमिक ईयर जो है वो खराब हो रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो महीनों से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में एग्जाम्स की देरी से तनाव बढ़ रहा है। वहीं पेरेंट्स कहते हैं कि विपक्षी दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि बच्चों के भविष्य की बात करनी चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं कि सरकार और शासन को कोरोना को देखते हुए पूरी व्यवस्था का इंतजाम करना चाहिए। सर एग्ज़ाम हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन हो चुका है और अगर एसओपी और सारी कंडीशंस अच्छे से फॉलो होती है तो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ज़्यादा डिले होने से बच्चों का नुकसान हो रहा है और ये पेपर एग्ज़ाम होना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ। मुझे लगता है अभी हो जाना चाहिए क्योंकि एयर भी वेस्ट हो रहा है ऐसे में। तो हाँ, सेफ्टी अपनी रखनी चाहिए, मतलब सेंटर्स में जा रहे तो सैनिटाइज़र वगैरह, तो अगर सेफ्टी रख के जाएंगे तो फिर तब तो कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको पोस्टपोन करना आई थिंक इज़ नॉट अ करेक्ट सोल्यूशन क्योंकि इसमें बच्चों का खुद ही अगर पेपर एक्सटेंड होता जाएगा तो बच्चों के ऊपर उल्टा मेंटल स्ट्रेस होगा और अगर हमारा एकेडमिक सेक्शन एक्सटेंड होता है तो उसके बाद में भी स्टूडेंट्स पे ही ज़्यादा बर्डन होगा। अगर एग्ज़ाम टल गया तो पूरे के पूरे साल बच्चों के बर्बाद होंगे। देखिए, अब एक्सटेंशन तो बहुत हो गया है और कोविड का ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ कुछ महीने या अगले महीने में ये केस कमने जा रहा है, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं आ रही। और दिन पर दिन ये समय बढ़ रहा है। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब उनके साथ वो बहुत 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, ये बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। दीपांकर, बच्चे लंबी तैयारी करते हैं नीट और जी के एग्जाम के लिए, अब ऐसे में उनकी मांग है कि एग्जाम होना चाहिए, उनके आगे के फ्यूचर का सवाल है और यही मांग उनके पेरेंट्स की भी है। बिल्कुल कंचन, मैं इस वक्त एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चे कोचिंग लेते हैं इंजीनियरिंग की और मेडिकल की। उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या मानते हैं। आप क्या मानते हैं, एग्जाम टाइम पे होना चाहिए? मेरा नाम शिवांगी जखमोला है और मैं बलूनी क्लासेस में पढ़ती हूँ और मैंने जस्ट अभी 12th अपना दिया है। तो मैं अपनी सेफ्टी को लेके कंसर्न हूँ, मेरे पेरेंट्स की सेफ्टी को लेके जिनके साथ मैं रह रही हूँ वो भी बाहर जाते हैं, वो भी इंश्योर करते हैं पर कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अपने पेरेंट्स की सेफ्टी क्यों ना सोचूं। मैं जानती हूँ कि ये मेडिकल ज़रूरी है और मैं अगर गवर्नमेंट अपनी पूरी सेफ्टी के साथ ये करा सकता है मेडिकल एग्ज़ाम तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वरना तो अगर हम देखा जाए, एक बात मैं ये भी उठाना चाहूँगी कि परसों अभी मोदी जी ने हमारे फेवर में ये चीज़ उठाई कि नीट पोस्टपोन होना चाहिए, बट जस्ट कल ही एनटीए ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज़ करा। ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आया। आप क्या मानते हैं, एग्जाम हो जाना चाहिए? एग्ज़ाम को अभी बहुत टाइम हो गया तो मतलब अब तो हो ही जाना चाहिए, पर सरकार को भी इंश्योर करना चाहिए कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा कोविड पॉजिटिव ना हो जाए एग्ज़ाम सेंटर में। आप क्या मानते हैं? इधर आइए। मैं चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम हो जाए क्योंकि जितना डिले होगा उससे बच्चों में मेंटल स्ट्रेस ही बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है और पेरेंट्स परेशान होते हैं एग्जाम की वजह से। जी दीपांकर, होना चाहिए पर सेफ्टी के साथ होना चाहिए जिससे कि पेरेंट्स पे प्रॉब्लम ना पड़े क्योंकि हम तो कैरियर है ना, तो हमारी वजह से पेरेंट्स को भी हो सकता है, तो उस वजह से हो जाना चाहिए पर सेफ्टी के साथ। बिल्कुल कंचन, तो आपने रिएक्शन सुने स्टूडेंट्स के कि वो क्या मानते हैं और एग्जाम, इनका ये मानना है कि इनका फ्यूचर भी खराब नहीं होना चाहिए, एग्जाम भी हो जाए और ये व्यवस्थाएं सरकारों को अपने अपने हिसाब से राज्यों में करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपांकर भट्ट आपका।
बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं प्रदेश की कोरोना अपडेट की। राज्य में कोरोना के 535 नए मामले आ चुके हैं। ये नए मामले हैं। कुल केसेस अब 16,000 के पार पहुंचे हुए हैं, जिसमें 16,549 अब कुल मामले हैं। एक्टिव केसेस 4,749 हैं और 219 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। देहरादून की हम बात करें तो यहां से सबसे ज्यादा 170 कोरोना के मामले आए हैं। हरिद्वार से 80, नैनीताल से 81, उधम सिंह नगर से 64 नए मामले, तो वहीं टिहरी से 36 और पौड़ी से 25, उत्तरकाशी से 15, चमोली से 22 नए मामले सामने आए हैं। ये नए मामले हैं जिससे सरकार की चिंता बढ़ी हुई है एक बार फिर से। इसकी तुलना में 13 अगस्त को उत्तराखंड का संक्रमण दर 5.01% था, जो कि अब बढ़कर के 5.25% हो चुका है। यह बढ़ता संक्रमण दर निश्चित तौर पर बढ़ते एक्टिव केसेस के साथ में और डेथ रेट के साथ में प्रदेश के लिए एक चुनौती। देहरादून से खबर आ रही है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सेल्फ क्वारंटीन होने का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार तक क्वारंटीन रहेंगे, जिसके बाद शुक्रवार को उनका एक बार फिर से कोरोना टेस्ट किया जाएगा। शुक्रवार तक सभी प्रोग्राम्स जो हैं कैंसिल कर दिए गए हैं। सीएम ऑफिस में 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन हुए। आज दूसरा दिन। उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्रामीण सरबड़ियाड़ क्षेत्र में गत दिनों हुई भारी भूस्खलन से गांव के आने जाने वाले रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें, और इसी वजह से जो स्थानीय लोग आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये अपनी जान जोखिम में डालकर इस उफनते हुए नाले को पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए बाजार जाना पड़ रहा है, उफनते नाले को पार करना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है। सरबड़ियाड़ क्षेत्र के पोंटी, छानिका, गोल गांव में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्बाद हो रखा है। तो कोरोना की वजह से दूसरे राज्यों में काम करने वाले पहाड़ी जिलों में हजारों की संख्या में प्रवासी अपने घर लौट रहे हैं, जो यहां अपने व्यवसाय को शुरू कर चुके हैं और लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। राज्य में लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार देने के लिए जिले स्तर पर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अल्मोड़ा के क्वारब के पास रहने वाले प्रेम रटवाल ने बिना सरकारी मदद के ही अपना रोजगार शुरू कर दिया है और हवाई चप्पल बना रहे हैं। इसके पहले प्रेम गुड़गांव के एक चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन कोरोना के कारण पहाड़ लौटना पड़ा। गुड़गांव मॉल में जॉब करते थे, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया तो खुला नहीं, लॉकडाउन वगैरह 3-4 महीने घर ही पर हो गए थे। उसके बाद हमने सोचा कि खुद का अपना काम कर लें घर पर कुछ। उसके बाद हम अपनी मशीन लेके आए फुटवेयर बनाने वाली, हवाई चप्पल, तो अब खुद घर पर बनाते हैं हम लोग और मार्केट में सप्लाई करते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रेम के काम की खूब सराहना हो रही है और लटवाल के बनाए चप्पल नामी कंपनियों को भी मात दे रहे हैं। इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर इन चप्पलों की भी खूब मांग है। लॉकडाउन से परेशान होकर के उन्होंने एक मशीन यहाँ पर चप्पल काटने की और चप्पल बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। उनके बड़े भाई जीवन सिंह ने इसमें सहयोग किया है। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे ही प्रवासियों को ट्रेनिंग करवा करके ऐसे ही यंत्रों को उत्तराखंड में विकसित किया जाए। अगर लटवाल की तरह दूसरे राज्यों से काम सीख कर लौटे प्रवासी भी स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार करें तो वह इससे अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे और पहाड़ के लोगों को भी सस्ते में सामान मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और आपको जल्दी से दिखाते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। चमोली में उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ ने खिलाड़ियों की उपेक्षा और खेल नीति को लेकर विरोध जताया। अल्मोड़ा में 50,000 से ज्यादा प्रवासी वापस लौटे हैं। डीएम ने पर्यटन विभाग की मीटिंग ली और कई युवाओं के आवेदनों की स्वीकृति दी। बारिश के कारण पौड़ी में 22 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इसमें 20 ग्रामीण सड़कें, एक स्टेट हाईवे और एक जिला सड़क है। गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप जड़ रही हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी पर रुड़की में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की मार्कशीट में गड़बड़ियों से गुस्साए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार में विरोध व्यक्त करके धरना प्रदर्शन किया।
नई टिहरी शहर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मामलों में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अब सैंपलिंग के काम में तेजी लाई जा रही है। नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीनगर, गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों में आ रहे बिहारी मजदूरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद लोगों में भारी गुस्सा। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने 3 साल के विकास कार्य को लेकर विकास पुस्तिका का विमोचन किया। हल्द्वानी में पैसे की बर्बादी का मामला सामने आया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर लोगों की आवाजाही रोकने के लिए लगाई गई है पॉकेट मशीन। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।